आप देख रहे हैं पार ब्रेकफास्ट। एसजीएक्स निफ्टी अभी भी बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है और ब्रेक में जाने से पहले हमने आपको इंडेक्स पर भी कमेंट्स दिलाए, जहां पर एक्सपर्ट 10,000 के टारगेट्स आज बेट कर रहे हैं और खबरों वाले शेयर्स भी बताए। लेकिन आज की बड़ी खबरें, और मेरे सहयोगी संदीप मौजूद भी हैं। दो इंपॉर्टेंट खबरें हैं आज, एक आईटी स्पेस पर, एक टेलीकॉम स्पेस पर। टेलीकॉम स्पेस की पहले बात कर लेते हैं। अभी भी इनफैक्ट संदीप अंचल बता के भी गए हैं कि भारतीय एयरटेल के अर्निंग्स कैसे रह सकते हैं, लेकिन अर्निंग्स के अलावा आइडिया वोडा का मर्जर को सीसीआई का अप्रूवल, इसको एक पॉजिटिव डेवलपमेंट के तौर पे देखा जा रहा है। इनफैक्ट बहुत बड़ा पॉजिटिव है ये दीपाली, क्योंकि ये जो मंजूरी मिली है सीसीआई की ओर से बिना किसी शर्त के मिली है। तो अगर कोई शर्त नहीं लगाई गई है तो जाहिर सी बात है ये आइडिया के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है, क्योंकि ये जो मर्जर पूरा होगा जब, तो ये दोनों कंपनी जब मिल जाएंगी तो देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी के तौर पर सामने आएंगी। तो जब ये मर्जर की बात सामने आई थी तो कुछ ऐसे सर्कल्स है जहां पे आइडिया और वोडाफोन के जो स्पेक्ट्रम्स हैं वो इनफैक्ट क्लैश कर रहे थे और हो सकता था कि इनकी किसी स्किनी सर्कल्स में मोनोपोली बनती हुई दिखेगी। तो वो अब इनको नहीं करना पड़ेगा। और वैसे भी जो टाइमलाइंस है वो कुछ एक ब्रोकिंग हाउसेस का ऐसा मानना है कि शायद दिसंबर तक ये जो अप्रूवल है सीसीआई का वो आने की बात थी। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की इसके ऊपर इनफैक्ट एक रिपोर्ट आई है जिसमें उनका कहना है कि ये टाइम से पहले, और सीसीआई ने अगर बिना किसी शर्त के ये मंजूरी दी है तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ा पॉजिटिव है, क्योंकि सीसीआई अक्सर हम देखते हैं कि कुछ ऐसे भी अप्रूवल्स होते हैं उसमें कई सारी कंडीशंस लगाती है, तो वो आइडिया सेलुलर के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है। बिल्कुल। इनफैक्ट बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने तो कहा ही है कि उनके एक्सपेक्टेशन से पहले ही अप्रूवल आया है, तो ये पॉजिटिव है। और कुछ और रिपोर्ट्स भी आई हैं जिसमें कहा गया है कि पॉजिटिव डेवलपमेंट इसलिए है क्योंकि सीसीआई की ओर से अप्रूवल आना ही सबसे बड़ा क्रिटिकल डेवलपमेंट होता है, जो कि मिल रहा है। तो डेफिनेटली इस पूरे ही दोनों ही कंपनियों के लिए पॉजिटिव है। लेकिन इन्फोसिस ये भी आज लाइमलाइट में रहेगा, क्योंकि बायबैक की खबरें जब से आनी शुरू हुई है एक ही क्वेश्चन था कि इन्फोसिस का बायबैक कब आएगा। बोर्ड की ओर से अप्रूवल आ चुका है लेकिन उसके बावजूद भी बायबैक नहीं आया, और अब कुछ रेगुलेटरी हर्डल्स हैं जो कि इस बायबैक को रोक रहे हैं। बड़ा डिले अभी भी दिखता है दीपाली इसको लेके, क्योंकि रेगुलेटरी हर्डल्स जो है वो इसलिए है क्योंकि भारत में तो लिस्टेड है ही इन्फोसिस, उसके साथ साथ यूएस में भी लिस्टेड है। एडीआर के रूप में इसके शेयर वहां पे लिस्टेड है और एडीआर की बड़ी शेयर होल्डिंग है। तो ये जो बायबैक लेके आएगी कंपनी, जिसके लिए 13,000 करोड़ रुपए का अप्रूवल दिया था, या तो डिविडेंड या बायबैक के रूप में, उसके लिए न केवल भारत बल्कि इस कंपनी को यूएस में भी जो मंजूरियां हैं वो पूरी करनी होंगी। तो उस लिहाज से इंडिया और इसके साथ साथ यूएस में जो अप्रूवल्स लेना है वो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है, जिस वजह से आप देखिए ये जो बायबैक लाने की कंपनी की योजना थी वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा समय ले रही है और हो सकता है कि इसमें और भी ज्यादा समय लगता वो दिखे। इनफैक्ट एक ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट इसके ऊपर भी आई, इसमें मैं नमूरा का टेक पढ़ रहा था। उनका ये कहना था कि बजाय इसके कि वो टेंडर ऑफर के जरिए बायबैक करे, वो खुले मार्केट से अगर परचेज कर लेते हैं तो वो शायद ज्यादा बेहतर रणनीति होगी, क्योंकि दोनों रेगुलेटर से अप्रूवल लेना लंबा प्रोसेस है, इसमें काफी ज्यादा टाइम लग रहा है। तो उस वजह से इन्फोसिस का जो बायबैक है वो कहीं ना कहीं और भी टलता हुआ दिख सकता है। ठीक है, चलिए शुक्रिया संदीप आपका ये दोनों इंपॉर्टेंट खबरें बताने के लिए। इन्फोसिस और साथ ही साथ टेलीकॉम शेयर्स आज लाइमलाइट में रहेंगे। लेकिन अब आगे बढ़ेंगे और कमोडिटीज की ओर रुख कर लेते हैं। पहले क्रूड के अपडेट आपको बता देते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड करीब 0.5% बढ़कर अभी ट्रेड कर रहा है, लेकिन एक खरीदारी हमने इंटरनेशनल मार्केट्स में देखी। स्पेशली जो नाइजीरिया आउटपुट है उस पर कैपिंग को लेकर ओपेक की ओर से सहमति मिली है, जिसके बाद हमने क्रूड प्राइसेस में इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपर्ट आते हुए देखा है। लेकिन आज घरेलू बाजार में आपको क्रूड पर क्या करना है, इस पर बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ राजीव कपूर मौजूद है फोन लाइन पर। राजीव, पहले तो क्रूड पर ही अपना आउटलुक बताइए। अब जो ओपेक और नॉन ओपेक देशों की कल बैठक थी उसका आउटकम सबके सामने है। नाइजीरियन ऑयल आउटपुट पर एक कैप लगाने की बात हुई है, और जो सऊदी अरेबिया ने एक्सपोर्ट्स लिमिट करने की बात कही थी उससे भी ये माना जा रहा है कि जो ग्लोबल ओवर सप्लाई है उसको भी रेस्ट्रिक्ट करने में हेल्प मिलेगी। लेकिन क्या ये न्यूज फ्लो सपोर्ट करेगा आज क्रूड को एमसीएक्स पर बाय करके चलें, या फिर कोई और व्यू है? शायद राजीव की ऑडियो क्लियर नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आज एमसीएक्स पर क्रूड एक एक्सटेंडेड मूव लेता हुआ दिखे। कल के सेशन में भी करीब 31 रुपए की बढ़त लेकर क्रूड बंद हुआ था। आप देख लीजिए इनका व्यू। हालांकि ये मानते हैं कि आज अगर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की वजह से क्रूड उछाल के साथ ओपन होता है, 3020 के लेवल्स के आसपास खुलता है, तो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है। 2960 का आपको टारगेट रखना है, 3055 का स्टॉप लॉस आप क्रूड पर मेंटेन रखें। जो दूसरी रिकमेंडेशन की ओर से आई है वो आई है गोल्ड पर। गोल्ड पर इनका मानना है कि आप खरीदारी करके चल सकते हैं और 28,500 के लेवल पर बाय करने की सलाह है। 28,700 का आपको टारगेट रखना है और 28,380 का, माफ कीजिए 38,380 नहीं, 28,380 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा गोल्ड पर। तो ये दो व्यू आपको मिले हैं ट्रस्ट लाइन की ओर से आज के सेशन के लिए। लेकिन आज एक इंपॉर्टेंट खबर ये भी है, इनफैक्ट काफी समय से बस बना हुआ भी है, कि सरकार इसी साल फाइनेंशियल ईयर को बदल सकती है, इसकी तैयारी कर रही है और अप्रैल मार्च की बजाय ये जनवरी से दिसंबर किया जा सकता है।
लेकिन ये डेवलपमेंट कब तक आ सकती है, क्या स्ट्रैटेजी है सरकार की इसके पीछे, ये सब समझ लेते हैं। आलोक प्रियदर्शी हमारे साथ मौजूद भी हैं। आलोक बताइए, बस तो ये काफी समय से बना हुआ है कि सरकार की मंशा ऐसी है कि इस फाइनेंशियल ईयर को बदला जाए, लेकिन अब इससे जुड़ी हुई रीसेंट अपडेट्स क्या हैं? बिल्कुल, देखिए, सरकार ने अभी साफ तौर पे कुछ दिन पहले कहा था ये आधिकारिक बयान में कि सरकार जो है शंकराचार्य की टीम बनाई थी, जो पूर्व इकोनॉमिक एडवाइजर थे, उनके अध्यक्षता में एक रिपोर्ट बनाई गई थी इस संबंध में, और रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है और सरकार इस पर विचार कर रही है। सरकार की मंशा यह है कि फाइनेंशियल ईयर चेंज करने से उनको कई लेवल पे फायदा हो सकता है। एक तो फायदा ये है कि जो विदेशी कंपनियां हैं जो देश में इन्वेस्ट करती हैं, उनको अपने यहाँ जनवरी से दिसंबर तक का ही फाइनेंशियल ईयर मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन इंडिया के लिए उन्हें अलग से अकाउंटिंग सिस्टम करना पड़ता है। तो एक ये जो देश में इन्वेस्ट करने वाली कंपनियां हैं उनकी दिक्कत दूर होगी। साथ ही साथ सरकार इसको जनवरी से दिसंबर तक फाइनेंशियल ईयर करके बजट को भी एडवांस करने की कोशिश कर रही है। जाहिर सी बात है, जब एक बार जनवरी से फाइनेंशियल शुरू हो जाएगा तो सरकार को उसी हिसाब से बजट को भी एडवांस करना पड़ेगा। हालांकि बजट इस साल एडवांस नहीं हो रहा है, बजट को पिछले साल जैसे देखा आपने फरवरी तक किया गया है, तो उसको भी नवंबर से दिसंबर के बीच में बजट करना पड़ेगा। तो इससे सरकार को एक और फायदा होगा कि जो इलेक्शन ईयर में जो सरकार को एक वोट ऑन अकाउंट या छोटा बजट पेश करने की जरूरत पड़ती है, वो दिक्कत खत्म हो जाएगी। सरकार फुल फ्लेज बजट पेश कर पाएगी अगले 6 महीने के लिए। तो ये सरकार की मंशा है, क्योंकि अगर इस साल से बजट एडवांस नहीं हो सकता, क्योंकि जीएसटी लागू हुआ है और जीएसटी के बाद जो एडवांस एस्टिमेट्स हैं उनके आंकड़े आने में समय लगेगा। तो इस साल से, लेकिन अगले साल से ये जरूर हो सकता है। जी, चलिए, शुक्रिया आलोक आपका ये डिटेल्स देने के लिए। एसजेएक्स निफ्टी को एक बार फिर से देख लेते हैं। अभी भी ये बिल्कुल फ्लैट रेट कर रहा है और 6 अंकों पर 9969 के लेवल्स पर है।